आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। सौका रीडर्स क्लब ने एक सिलसिला शुरू किया था, मीट द ऑथर्स। उसमें हम कुछ ऑथर्स को इनवाइट करते थे ताकि उनके साथ मिल के बात की जा सके और उनके काम और उनकी शख्सियत के बारे में कुछ जाना जा सके। इसी सिलसिले में हमने जूलिया को इनवाइट किया था, नैन सुख साहब को इनवाइट किया था, और ये तीसरा हमारा सेशन है असगर नदीम सैयद साहब के साथ। असगर साहब का तारुफ कराना एक लिहाज से मुश्किल भी है, और तारुफ कराना इटसेल्फ एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि आप सब इनसे वाकिफ़ भी हैं और बहुत अरसे से, गुज़िश्ता 6-7 साल से सौका में मुख्तलिफ कोर्सेज फिल्म के बच्चों को और मीडिया के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। एक रस्मी तारुफ करने की बजाय जो बात मुझे लगता है कि इनके तारुफ में बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक आदमी जिसने प्योरली लिटरेचर की असनाफ में लिखना स्टार्ट किया और अपनी पहचान बनाना शुरू की, फिर यकायक वो मीडिया और ड्रामे की इंडस्ट्री की तरफ चला गया, जो आम लोगों के लिए उनकी पहचान बनी, जबकि उनकी दर हकीकत पहचान वो नहीं थी। फिर उन्होंने लगभग 30-35 साल अपनी जिंदगी के ड्रामे को दे दिए, और उसके बाद दोबारा वो वापस पलटे और अदब की संजीदा असनाफ की तरफ उन्होंने दोबारा रुख किया। अफसाने लिखे, नावल लिखे और संजीदा अदबी मबाहिस पर मज़ामीन तहरीर किए, जो गुज़िश्ता 6-7 सालों में शाया होकर हमारे सामने आते रहे हैं। मुझे कम अज़ कम जो नाकिस इल्म में याद पड़ता है कि अनवर सज्जाद साहब के अलावा ऐसा कोई नाम जहन में नहीं आता जिसने पैरेलल संजीदा अदब के साथ ड्रामा और टीवी के लिए भी लिखा, मगर अपनी बतौर अदीब और शायर उतनी ही पहचान को बरकरार रखने की कोशिश की, और बहुत हद तक वो उसमें कामयाब हुआ। इसी सफ़र को जानने के लिए और इन मुश्किलात को जानने के लिए आज हमने उन्हें बुलाया है। उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और आप लोगों के जहन में जो सवाल होंगे वो भी उनसे पूछे जाएंगे। तो मैं इब्तदा ही यहाँ से करना चाह रहा हूँ, असगर साहब से पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी सूरत हाल थी या वो कौन सा ऐसा मौका था कि वो संजीदा शायरी कर रहे थे, वो शायरी को ट्रांसलेट कर रहे थे, वो अफसाने लिख रहे थे, और फिर वो कौन सा मोड़ आया कि वो ड्रामे की तरफ चले गए, और फिर उनकी एक पॉपुलस पहचान जो है वो ड्रामे की वजह से बनी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सोका डिपार्टमेंट का और आप असातिज़ा का और मेरे तलबा और तालिबात का कि अगरचे मैं इस घर का हिस्सा हूँ, फिर भी एक तरीके से कुछ नई बातें जो बच्चों के लिए नई होंगी वो बताने का मौका मिलेगा। कुछ चीज़ें जो मैं क्लासरूम में आम तौर पर बताया करता हूँ, शायद इस वक्त वो बातें नहीं होंगी, क्योंकि क्लासरूम में मैंने आज तक स्टूडेंट्स को ये भी नहीं बताया कि मेरे कितने सीरियल थे या कितने ड्रामे मैंने लिखे या कब से लिखना शुरू किया। मैं वहाँ एज ए टीचर होता हूँ। मिसाल के तौर पर कई बार ऐसा मौका आता है कि मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि कहानी को ड्रामे में कैसे लाने का प्रोसेस है, तो उसमें मैं अपनी मिसाल दे दिया करता हूँ कि जैसे कि मुझे कहा गया ड्रामा लिखोगे, मैंने कहा कहानी है, मैंने कहा नहीं है, तो कहानी कहाँ से आएगी? यहाँ से स्क्रिप्ट का सफर शुरू होता है। तो ये मिसाल के तौर पर मैं बच्चों को पढ़ाया करता हूँ, बस इस हद तक। लेकिन उनको नहीं पता कि मैंने किन स्टेशन पे काम किया, प्राइवेट में किन चैनल्स पे काम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो दो चार बातें शायद इस वक्त वो मालूम करने का मौका उनके लिए हो, तो आमतौर पर मैं क्लास में अपने बारे में बात नहीं किया करता। आज भी चूंकि ऐसा मौका है कि स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें जो एक राइटर इब्तदा करता है और फिर उसको ऑप्शंस नजर आते हैं या उसको अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, तो वो कैसे चॉइस करता है? क्या वो गलत चॉइस पे चला जाता है? क्या उसका चॉइस सही बनता है? तो ये चीजें बच्चों को मालूम होनी चाहिए।
कोई ना कोई मौका आपको भी जिंदगी में मिलेगा कि जहां आपको दो राह होगा, तीन रास्ते होंगे, उनमें से एक आपको लेना होगा। तो क्या वो सही रास्ता लेंगे आप या नहीं? एक बात। दूसरी बात यह कि बहुत सारी चीजें एक्सीडेंटल होती हैं, बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज आपका रास्ता देख रही होती हैं और आपके लिए रास्ता खुल जाता है। अब आपकी अहलियत है कि आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उस टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसको अपने लिए मीडियम के तौर पर कैसे लेते हैं। जो काजी साहब ने बताया, तो इन्होंने एक तफरीक कर दी है कि संजीदा अदब और ड्रामा। मैं ड्रामे को भी संजीदा अदब समझता हूं और संजीदा अदब समझ के लिखा है। अब उसको कैसे कबूल किया गया वो एक अलग बात है कि क्या वो वाकयातन कंटेंट में ऐसा था कि जिसने ड्रामे की हिस्ट्री में कोई अपना निशान छोड़ा हो या कोई रेफरेंस छोड़ा हो, तो वो तो एक अलग बात है। वरना बात चलेगी तो मैं बताऊंगा कि बेशुमार ड्रामा निगार आए और अब उनको कोई नहीं जानता। कुछ हैं जिन्होंने अपने नकूश वाजे किए, और क्यों किए और क्या बातें की उन्होंने, वो बात होनी चाहिए कि कौन सी चीज सोसाइटी के लिए जरूरी थी, कौन सी चीज सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं थी। तो जो सवाल है उस पर आता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मैं करता रहता हूं मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में भी, लेकिन यह है कि बहुत सारी बातें रह भी जाती हैं। तो पहली बात यह है कि मैं ड्रामे की तरफ क्यों आया। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। अब अमजद इस्लाम अमजद मरहूम हम में नहीं है, मेरे साथ वो 30 साल ड्रामा निगारी में हम इकट्ठे रहे और उन्होंने बारहा अपने इंटरव्यूज में ये कहा है कि उनको 4 साल लगे पीटीवी में अपनी जगह बनाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं। अब आज तो पीटीवी है नहीं, अमलन मौजूद है मगर करंट अफेयर्स तक है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही और प्रोडक्शन के न होने की वजह ड्रामे का प्रोड्यूसर नहीं है जो ड्रामा प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि ड्रामे की प्रोडक्शन एक पूरी टेक्निक है, एक पूरी तरबियत गाह है। जो हमारे लोग ड्रामा प्रोड्यूस करते थे जापान से सीख के आए थे और बहुत सारे एकेडमीज में सीखे थे। उनके सीखने के बाद उनको एलोकेट किया जाता था कि ये ड्रामा करेगा, यानी डेली मीटिंग होती थी, एक मीटिंग डेली होती थी, फिर 3 महीने बाद मीटिंग होती थी। उसमें स्टेशन डायरेक्टर और एमडी या जो भी अफसर होते थे वो डिसाइड करते थे कि स्टेशन पर जितने लोग हैं कौन ड्रामे का बंदा है, कौन म्यूजिक का बंदा है, कौन करंट अफेयर्स का है, कौन मैगजीन प्रोग्राम का है, कौन टॉक शोज का है। तो उस हिसाब से एलोकेशन होती थी। तो जाहिर है ड्रामे का बंदा ड्रामे से ही होता है। तो बहरहाल जो लोग शुरू के ड्रामा निगारी में आए, सॉरी ड्रामा प्रोडक्शन में आए, मुझसे पहले जो राइटर्स है, मैं वो बताना चाहता हूँ। 64 में टेलीविजन शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ कराची, लाहौर, कराची भी नहीं, सिर्फ लाहौर। लाहौर में शिमला पहाड़ी थी, उसके ऊपर एक स्टेशन उन्होंने बनाया, इमारत नहीं थी, और उसी में उन्होंने पहले तजर्बा किया खबरों का। खबरों के बाद उन्होंने ड्रामा, और ड्रामा रिकॉर्ड नहीं होता था क्योंकि रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो ड्रामा लाइव होता था। तो लाइव ड्रामे में बड़े बड़े घपले होते थे। तो पहला एक्टर जो लाइव ड्रामे में आया, पहला तो अनाउंसर आया तारिक अजीज। जब पहली अनाउंसर आई कंवल नसीर खवातीन में, जो पहला एक्टर आया वो कवि खान था, जिनकी अभी डेथ हुई है। तो कवि खान ने ड्रामा यहाँ से करना शुरू किया, और कुछ रेडियो के एक्टर्स थे, सॉरी सदाकार थे, क्योंकि उनकी आवाज की ट्रेनिंग थी। तो पहली तरबियतगाह रेडियो होती थी। शेख साहब बैठे हुए हैं, ये इन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर और मुल्तान में बहुत खिदमत अंजाम दी है। तो वो इत्तफाक से आपको पढ़ाते हैं रेडियो की टेक्निक्स भी, आपको सदाकारी की भी, और भी जो प्रोग्रामिंग होती है वो मेरे साथ ये रहे हैं, और हमने इकट्ठे मुल्तान में काम भी किया है। मैं एज ए टैलेंट था, ये एज ए प्रोड्यूसर थे। खैर,
तो मैं बताना चाहता हूं कि पीटीवी की खुशकिस्मती ये हुई लाहौर में कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर था। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में ड्रामा होता था, खूब मैंने भी लिखे रेडियो ड्रामे, उसकी टेक्निक अलग होती है। तो उसमें जो सदाकार थे, जो और लिखने वाले थे, उनको पीटीवी ने ले लिया, लेकिन उनको ड्रामा टीवी का लिखना नहीं आता था, क्योंकि उसका एक स्क्रीन प्ले होता है, उसका विजुअल होता है। रेडियो ड्रामे में वॉइस है, वॉइस के साथ आपको हर शय पैदा करनी है। तो तीन चीजें होती थी रेडियो में जो वॉइस के जरिए ड्रामा पैदा करती थी। एक म्यूजिक होता था, क्योंकि म्यूजिक एक मूड है, तो वो मूड के साथ आपको ले जाता था। दूसरी चीज होती है साउंड इफेक्ट्स। जो साउंड इफेक्ट्स, रेल की सीटी, घोड़े का चलना, ये बताता है कि क्या हो रहा है। और घर में बर्तनों का बजना, वो बताता है किचन का सीन है। या इसी तरीके से कई और तरीके हैं। और तीसरी चीज है वॉइस, डायलॉग। तो तीन ही चीजें हैं सिर्फ रेडियो प्ले में, तो तीनों से काम लिया जाता था। इसलिए रेडियो ड्रामे में डायलॉग ज्यादा होता है, क्योंकि वही सब कुछ बताता है। टीवी में डायलॉग कम होता है, फिल्म में और कम होता है। जो जो फिल्म के बच्चे बैठे हैं उनको पता है कि फिल्म में डायलॉग मिनिमम होता है। क्यों? कि वो सिर्फ जरूरत के तहत है। अगर जरूरत नहीं है तो बेशुमार फिल्में हैं जिनमें जिनमें डायलॉग है ही नहीं, और ये तजर्बे किए भी गए और वो कामयाब हुए। और उसकी बुनियाद के ऊपर डायलॉग का एक मिनिमम लेवल आया, 25% डायलॉग, 75% विजुअल। क्योंकि ये विजुअल का मीडियम है, तो इसको हम रोक नहीं सकते विजुअल को। बहरहाल ये सारी टेक्निक्स हैं जो आती रही। तो मैं मुख्तसर करके आता हूं कि मैं शायर था, शायरी कर रहा था, मेरी पहचान शायरी थी कि अचानक, अच्छा, अमजद साहब को 4 साल लगे और मैं देख रहा था कि क्योंकि इतना आसान नहीं था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए। किस्मत ने यावरी की, 4 साल बाद उन्होंने वारिस लिखा जो बहुत हिट हुआ। हमसे पहले सफदर मीर थे, ये गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आए थे और ये ड्रामे के आदमी थे, गवर्नमेंट कॉलेज में ड्रामा कराते थे। तो ये आ गए। अशफाक अहमद स्टोरी राइटर था, और उन जैसा स्टोरी टेलर बहुत कम पैदा हुए हैं कि वो बातें करते थे तो कहानी निकल आती थी। तो वो आए और उन्होंने कामयाबी का सफर किया। उसके बाद मुन्नू भाई जो सहाफी थे, थोड़ा सा लिखा। फिर अमजद साहब आ गए, और अनवर सजाद जिनका इन्होंने जिक्र किया, मेरे उस्तादों की जगह थे, तो वो मौजूद थे। लेकिन मुझे कोई लेके नहीं गया, मुझे घर से बुलाया गया। ये एक, वही मैंने एक्सीडेंटल कहा कि मुझे घर से उठाया गया कि इस बंदे को लेके आओ। वो कैसे? कि 14 अगस्त जियाउल हक का जमाना है, और जियाउल हक ने पॉपुलैरिटी के लिए कोशिश की थी कि 14 अगस्त को मनाया जाए बहुत लेविश तरीके से। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम, इट वाज 1978, 79 और समथिंग 79। तो तो अवाम की तवज्जो जरा सा हुकूमत पे आए और खुशी हो, ये हो वो। तो उस वक्त अशफाक अहमद को उन्होंने, और एक प्ले होना था जो पूरे पाकिस्तान में देखा जाना था। अब वो उन्होंने लाहौर को दिया कि ये, उस वक्त कराची आ चुका था, पिशावर आ चुका था, कोयटा, ये इस्लामाबाद, ये 5 स्टेशन थे जो पीटीवी के पास थे। यहाँ से हर महीने ड्रामा होता था, सॉरी हर हफ्ते ड्रामा होता था, एक सब करते थे। तो अशफाक साहब को उन्होंने दिया। अब मार्शल्लाह का दौर है, तो अशफाक साहब पे इल्जाम था कि ये जियाउल हक के मार्शल्लाह को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा प्ले लिख दिया जो सिंबॉलिक था, और थोड़ा करंट लाइन में अंदर कुछ बातें थी। तो ये रिस्क स्टेशन नहीं ले सकता था, क्योंकि जियाउल हक खुद, ये जनरेशन तो नहीं जानती ना, मैं आई वॉज यंग जब जियाउल हक के मार्शल्लाह को हमने आंखों में आंखें डाल के देखा है, और उसके नतीजे में मैं शकरगढ़ चला गया, वो एक अलग किस्सा है। तो उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता था कि जियाउल हक उस खेल को देखे और वो नौकरी से चला जाए, क्योंकि अगर उसमें कोई ऐसी बात होगी तो अगले नौकरी से निकाल देंगे। तो जियाउल हक खुद ड्रामे देखता था, और खुद देख के मॉनिटर करके अगले दिन लिख के भेजता था कि रात को ये चला है, इसमें ये क्या बात थी। आप अंदाजा लगाएं कितना सेंसिटिव मीडियम था ये।
तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने रोक लिया उसको। अब उनके पास राइटर ही कोई नहीं था। अमजद साहब जो थे वो वारिस कर चुके थे और उनके कुछ मसाइल हो चुके थे इंतजामिया के साथ, तो उनको नया राइटर चाहिए था। दिन खत्म हो रहे थे, यानी बमुश्किल 4 दिन बाकी बचे 14 अगस्त में। ये 10 अगस्त की बात है। तो जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो थे कंवर आफ्ताब अहमद। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी झलक। कंवर साहब अमेरिका से पढ़ के आए थे, उन्होंने ही अमजद साहब को लिखना सिखाया था। तो अमजद साहब ने उनको आंखें दिखा दी। एक वक्त आता है, कोई वजह होगी, अब उनको चाहिए था नया टैलेंट। तो इत्तेफाक से वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तो मैं मुशायरा नहीं, मैं नज्म पढ़ रहा था साथ के स्टूडियो में एज ए पोइट। तो उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये पोइट है, ये इसका नाम है। कहने लगे इसको अभी 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 पकड़ो। मेरी नज्म थी, कोई उनको पसंद आ गई होगी, तो उन्होंने कहा अभी पकड़ो। तो मैं अभी स्टूडियो से निकला हूं और घर जाने के लिए मोटरसाइकिल पे अभी मैं बैठ रहा हूं। तो जो स्क्रिप्ट का एडिटर था वो मेरे पास आया, कहने लगा कि आपको जीएम ने बुलाया। जीएम जनरल मैनेजर को कहते थे, बुलाया है। मैंने कहा क्यों बुलाया है? कहते नहीं आप आए तो सही। मैं गया तो सामने वो बैठे हुए थे। मुझे कहते हैं ड्रामा लिखोगे? मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता। जाहिर है मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। कहने लगा मैं सिखा दूं। मैं तो फिर कोशिश कर लेंगे। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 4 दिन बाद ऑन एयर होना है और मेरा लिखा हुआ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो कहने लगे ठीक है तुम लिख लोगे, मैंने देखा है तुम। उसके बाद उन्होंने दफ्तर बंद कराया और मुझे कहा कि कहानी लिखो। कहानी खुद दी मुझे। मैंने आज क्लास को पढ़ाया है, याद करें कि कहानी अगर नहीं होती तो फिर वो ली जाती है, वो कोई देता है उसको। तो कहानी उन्होंने मुझे खाका सा दिया कि ये है, जो 14 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एक डॉक्टर है, वो देहात में नहीं जाना चाहता और देहात को डॉक्टरों की जरूरत है, तो वगैरह वगैरह। तो वो कैसे फिर उसको कन्विंस, इस तरह से कुछ था। खैर वो कहानी लेके कहने लगे अब तुम घर जाओ, घर जाके रात जागो और ये स्क्रिप्ट 50 मिनट का पूरा करो। अच्छा, मेरे लिए चैलेंज आ गया कि अब मैं क्या करूं। मैं घर चला गया। कहने लगे गाड़ी आती रहेगी 2-3 दफा, जो लिखोगे वो ले जाएगी, क्योंकि उसको साइकिल स्टाइल होना होता था उस जमाने में। फोटोकॉपी नहीं थी, वो साइकिल स्टाइल होगी, कापियां बननी है। तो किस्सा मुख्तर सुबह तक वो 3 दफा गाड़ी यही ले गई और फिर कहा कि गाड़ी आएगी 2 बजे आपको ले जाएगी। 2 बजे मैं गया तो वो बंडल पड़ा हुआ था, लेकिन उससे पहले टेलीविजन के ऊपर ऐलान चल रहा था कि ये ड्रामा आ रहा है। अभी लिखा ही नहीं गया और ऐलान चल रहा है कि ये आएगा। अब ये कॉन्फिडेंस किसका है? उस बंदे का है जो ये कर रहा है। खैर उसने मुझे बिठाया फिर और कहा कि ये मैंने इसकी कास्टिंग कर ली है और ये कल सेट पे जा रहा है, लेकिन ये आपने गलत लिखा है, इसको उठा के बाहर फेंको। अब मेरे पास बैठो। तो अब जो बातें मैं आपको करा रहा था आज, तो उसने कहा कि आप स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करो। तो स्क्रीन प्ले उसने मुझे खुद लिखवाया, पहला सीन क्या होगा, दूसरा क्या होगा, क्योंकि स्क्रीन प्ले पहले आता है, वो आएगा तो स्क्रिप्ट आएगा। तो उसने मुझे डिक्टेट करा दिया, कहा अब जाओ फिर एक रात लगाओ और इसके ऊपर तुम सीन डेवलप करो। नेक्स्ट डे फिर सुबह में आया तो वो रिहर्सल कर रहे थे, यानी वो अप्रूव हो चुका था और वो ड्रामा 3 दिन 2 दिन बाद चल गया। इस तरह मेरा आगाज हुआ। सर बहुत शुक्रिया। हम ये चाहेंगे कि आप चूंकि सर फिल्म से भी वाबस्ता रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये इस टेक्निक पर भी बात करें कि जब हम ड्रामे के लिए लिखते हैं और जब हम फिल्म के लिए लिखते हैं तो इसकी बुनियादी टेक्निक क्या होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है, तो ये भी सर। ये बहुत अहम सवाल है और फिल्म के बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों में जाना है। आपको सीरियल भी करने हैं, लिखने हैं, डायरेक्ट करने हैं, आपको फिल्म भी। बड़ा बहुत सारे बुनियादी फर्क है, किताब में भी लिखे हुए हैं कि दोनों दोनों मीडियम है। तो मीडियम में वो आमतौर पर हम समझने के लिए कहते थे छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन।
अब तो इत्तेफाक देखो छोटी बड़ी का फर्क भी मिट गया है। अब आप चाहें तो घर में बड़ी स्क्रीन पे टीवी देख सकते हैं, आप पूरी स्क्रीन के ऊपर टेलीविजन को आप वहां पे देख रहे होते हैं। खैर एक जमाने में ये था, तो उसमें ये है कि बहुत फर्क है, बहुत। अब यही वजह है कि जो फिल्म वाले थे हमारे, उस वक्त फिल्म अपने अरूज पे थी। इट इज 70, फ्रॉम 70 ऑनवर्ड फिल्म की तारीख मैंने जो देखी है, पढ़ी है, वो पाकिस्तान में सिनेमा 51-2 से जब निकला है तो 60s तक आया है। 60s तक का सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट है, फिर 60s से आगे आता है तो रंगीन फिल्म। और मैं आपको बता दूं, पहली रंगीन फिल्म पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने नहीं बनाई, वो पहली रंगीन फिल्म मशरकी पाकिस्तानियों ने बनाई, जिनको हम समझते थे कि ये हमारी लाइबिलिटी है और ये है वो है। जो टेक्निक्स उन्होंने सिनेमा को दी वो हम नहीं, यहाँ वाले नहीं दे सके थे। क्यों? कि बंगाल का उनके पास पूरा तजर्बा था, कलकत्ते का तजर्बा था, और उन बंगालियों के पास म्यूजिक था, डांस था, फॉर्म्स थी डांस की, तो वो आर्ट था उनके पास। तो उनको हमने नजरअंदाज किया, वजूहात में नहीं जाता। तो पहली रंगीन फिल्म संगम है। संगम है जो रंगीन फिल्म थी, मैंने सिनेमा में देखी उसी वक्त जब वो रिलीज हुई। उससे अच्छी फिल्म मैंने कम देखी है पाकिस्तान। सो वो सिनेमा एक अलग सिनेमा है ढाका का, उसको अगर आप आज विजिट करें तो वो क्लोज टू रियलिटी है। 12 जो टेक्निक का बुनियादी फर्क ये है कि मीडियम का फर्क है, क्योंकि इसमें आपको अटेंशन डाइवर्ट किए बगैर एक ब्लैक होल में बैठना पड़ता है। कि ब्लैक है, लाइटें ऑफ हैं और आपको स्क्रीन में जाना है, उसकी जर्नी में आपको दाखिल होना है, और आपके पास लिमिटेड टाइम है और अटेंशन आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप इस दौरान बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, बच्चे को खाना नहीं खिला सकते। टेलीविजन घर पे है, आप मजे में हैं, आप जब चाहो उठ जाओ, जब चाहो आ जाओ, आपने टिकट भी नहीं ली। तो ये एक बुनियादी फिजिकलिटी का फर्क है। लेकिन जो टेक्निक का फर्क है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज आपको 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जर्नी देना है, और उसमें एक नैरेटिव आपने बिल्ड करना है, और आपके पास टूल्स भी कम है। और टूल्स आपके पास एडिटिंग का है, आपके पास कैमरे का है, लाइटिंग का है, स्टोरी का है, कैरेक्टराइजेशन का है, ये सारे टूल्स है। इसके जरिए से आपने फिल्म को के मीडियम को, सो इसमें प्रिसीजन ज्यादा है। आप जब सीरियल करते हैं तो फ्लेक्सी नैरेटिव है। फ्लेक्सी नैरेटिव मींस फ्लेक्सिबल नैरेटिव। तो आप जब चाहो एक ट्रैक में घुस जाओ, जब चाहो दूसरे में चले जाओ, तीसरे में चले जाओ, चौथे में चले जाओ, सब प्लॉट्स में चले जाओ। लेकिन फिल्म के अंदर आपको पता है कि आपने एक व्यूअर बिठाया हुआ है जो बड़ा सेल्फिश है, और सेल्फिश व्यूअर जो है वो आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप जरा सी भी स्टोरी टेलिंग में गलती करेंगे तो वो उकता जाएगा, वो उठ जाएगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। सो बहुत से तजर्बे हुए इस बुनियाद पर शुरू में, उसका मौका नहीं है फिर किसी वक्त से। तो उसमें फिल्म ने एक कहना चाहिए कि तार पे चलने वाला काम है कि जरा सी चूक हुई आप गिर जाएंगे। सो मैंने ड्रामे किए, बेशुमार सीरियल किए, कई गलतियां हुई, तो हम गलती को कवर कर लेते थे। हम अगले एपिसोड में अपने आप को संभाल लेते थे। एक एपिसोड कमजोर गया, कोई बात नहीं, रिपोर्ट आ जाती थी और ये कल बड़ा माठा से यार, अगले में अब हम चौकस हो गए। हमने क्या किया कि उसमें ड्रामेटिक्स कम थी, इसमें और डाल दी, तो वो जरा सा चौंका दिया। तो इस तरह मार्जिन होता है कि हम गलती को काबू कर लेते हैं और एंड तक आते आते हम एक क्लाइमेक्स की तरफ चले जाते हैं। तो और भी बहुत सारे फर्क हैं टेक्निक के, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन डिफरेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग डिफरेंट है, कैरेक्टर का इंटरेक्शन डिफरेंट है, तो वो बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। सिर्फ स्क्रीन का इशू नहीं है, यानी पूरी टेक्निक ही डिफरेंट है। फिर फिल्म आप इंतजार में थे कि कोई आके मुझसे फिल्म भी लिखवाएगा, फिल्म क्यों नहीं लिखी फिर आपने? ये भी अच्छा सवाल है कि असल में बहुत सारे टाइम चाहिए। 12 आज जो बातें हो सकती हैं हम वो करेंगे,
देखिए बात यह है कि उस वक्त का सिनेमा जो था, इसका एक तो जवाब ये है कि पाकिस्तान का कौन सा राइटर फिल्म में गया है? कोई भी नहीं गया, क्योंकि वो राइटर का मीडियम ही नहीं था, वो डायरेक्टर का मीडियम था, डिस्ट्रीब्यूटर का मीडियम था। तो जो राइटर उस वक्त थे फिक्शन के, आप सब जानते हैं, अशफाक अहमद, अनवर सज्जाद, इंतजार हुसैन, मंशा याद, ये तो कुरतुलैन हैदर, ये बेशुमार, बानो कुदसिया, अब्दुल्ला हुसैन, बेशुमार राइटर हैं जो फिक्शन के हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, मिंटो, कितने बड़े नाम। लेकिन इनमें इनका सवाल भी दुरुस्त है, इनमें से कुछ नाम गए, मसलन बेदी गए, कामयाब रहे, मिंटो गए, नाकाम आए, कृष्ण चंद्र गए, नाकाम आए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अपने कनेक्शंस हैं, वो अपने हिसाब से चलती है, वो राइटर का मीडियम है नहीं, राइटर को इस्तेमाल करते हैं। राइटर का मीडियम वो बना हॉलीवुड में, जर्मनी में, फ्रांस में बना, रशिया में बना, वहां पर राइटर्स का मीडियम बन गया और उन्होंने उसको, ठीक है कंप्रोमाइजेस हुए, लेकिन राइटर की प्योरिटी को उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश की। खैर, तो यहां पर यह हाल था कि फिल्म बनती थी रॉयल पार्क पे। अब आप में से बच्चों को पता ही नहीं होगा रॉयल पार्क क्या है। रॉयल पार्क के चने मशहूर हैं और दाल चावल मशहूर है रॉयल पार्क, और रॉयल पार्क की कढ़ाई भी मशहूर है। लेकिन उससे पहले रॉयल पार्क जो था वो मरकज था फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिस आज भी पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, आप पीछे मुड़ के देखें ना तो पड़े हुए हैं। तो वहां पर शाम को ग्राहक आते थे फिल्म उठाने के लिए, वो आके वहां सौदा करते थे। हाँ जी, केड़ी पिक्चर आई है? उन्होंने कहा जी ये पिक्चर रिलीज पे है। उसके रशेज देखे, रशेज भी नहीं देखते थे, वो देखते थे कास्ट क्या है। अच्छा, सबिया संतोष, चलो जी ये मेरी फिल्म बुक करो, वो कास्ट पे चलती थी। वहीद मुराद, जेबा, फिल्म हिट है, चलो जी उठा के ले जाओ, ये हाल था। तो अक्सर फिल्म के जो डायरेक्टर थे वहां आके वो बैठते थे और पल्स देखते थे, व्यूअर की पल्स देखते थे। पल्स देखकर वो एक्टर लेते थे और पल्स देखकर वो कहानी बनाते थे, कहानी वो खुद बनाते थे। अच्छा, पिछली पिक्चर क्यों हिट हुई है? ओदे च मां दे आंसू बड़े सन, लो जी मां के आंसू डालो, ये होता था तरीका। अच्छा, ओए मरी दे च जड़ा गाना शूट हुआ है, चलो जी मरी में गाना शूट रख। तो फार्मूला बनता था, 3 गाने मरी में, एक सैड, 2 खुशी के, और मां के आंसू डाल दो, बहन का भी प्यार डाल दो, फिल्म बन गई और फिल्म चल जाती। तो इस तरह राइटर की जरूरत नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं गया। मुझे बुलाया गया, मैंने 3-4 बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैं बैठा, नजरुल इस्लाम के साथ बैठा, के खुर्शीद के साथ बैठा, मैं कई लोगों के साथ बैठा, लेकिन नजर शबाब के साथ बैठा। मैंने एडवांस लिए और मैं भाग गया, क्योंकि उनकी पहली गुफ्तगू से ही मैं भाग गया। एडवांस का मतलब होता था कि पैसे वापस नहीं हो सकते, तो मैं फिर कह देता था कि बस। तो ये हुआ। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर आगे बात चलेगी तो। अच्छा सर, अदबी हवाले से मैंने अभी रिसेंटली आपके खाकों की किताब पढ़ी जिसका उन्वान था फिरता है फलक बरसों। तो वो मुझे पढ़ते हुए बहुत उस पर मैं लिखने भी लगा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि उसका जो पहला हिस्सा है इस शेर का, मत सहल हमें जानो, तो ये जो अदीब लोग होते हैं, ये तमाम जो लोग होते हैं, ये वैसे भी इतने सहल लोग नहीं होते। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो एक बहस है अदब के अंदर भी और फिल्म में भी बाद में आती है, जैसे ऑटवर थ्योरी हम पढ़ाते हैं, या एक बहस है कि एक राइटर को या एक फिल्म मेकर को, राइटर का ही फिक्शन होता है या फिल्म मेकर की, डायरेक्टर की फिल्म होती है, तो फिल्म को या फिक्शन को राइटर के साथ देखना चाहिए आपके मुताबिक, या राइटर से अलग करके? यानी मतन में मानी होता है, मुसन्नफ जिंदा रहता है या मुसन्नफ मर जाता है, जो एक बहस है। यानी फिल्म की बात कर रहे हैं? फिल्म में भी और वैसे भी अगर हम कोई अदबी चीज भी पढ़ते हैं, यानी मतन के अंदर मानी है या उसके राइटर की, या जो उसका खालिक होता है उसकी जो है वो। देखिए जी, मतन में जो मानी है वो भी उसके खालिक की वजह से है। यानी उसके खालिक ने, उसका राइटर ने जो क्रिएटिविटी उसके अंदर थी,
उसी की बुनियाद पर ऑब्जर्वेशन थी, उसी की बुनियाद पर उसका कनेक्शन था सोसाइटी से, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग थी, उसी में उसका शऊर था, उसी में उसका सियासी शऊर, तारीखी शऊर था। उन्हीं सब चीज़ों के सिंथेसिस से उसने एक पोजीशन ली और एक पोजीशन लेके उसने एक कहानी बनाई, और कहानी मल्टीपल लेयर्स के साथ है क्योंकि वो उसके अंदर से आ रही है। उसको भी सोर्सेज का नहीं पता कि ये मैं जो लिख रहा हूं ये कौन सी वेव है जो कब आई थी और कैसे शामिल हो गई। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस है। तो मैं समझता हूं कि बेसिकली तो राइटर ही है। किसी भी नॉवल को, किसी भी फिल्म के अंदर जो अगर कोई बड़ा तजर्बा है तो उसको उस राइटर से हटा के नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर मारियो पुजो को मैं आज सलूट करता हूं कि जिसने, वो उसमें डायरेक्टर भी आ जाता है, जिसने गॉडफादर बनाई, उसको तो नहीं पता था कि गॉडफादर गली गली पैदा हो जाएगा। मारियो पुजो को नहीं पता था कि सिसिली का फिनोमेना मलेशिया में भी चला जाएगा, बर्मा में भी चला जाएगा और उनके लीडर्स पकड़े जाएंगे, इंडोनेशिया में चला जाएगा, सुहार्तो पकड़ा जाएगा, यहां नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा या इमरान पकड़ा जाएगा या फलाना पकड़ा जाएगा। मारियो पुजो को तो नहीं पता था। उसने, मगर उसने जो सिंडिकेट बनाई, उसने जो कनेक्शन डेवलप किए, उसको तो नहीं पता था कि आपके चीफ जस्टिस क्या करेंगे, क्योंकि सुओ मोटो लेंगे। एक बंदे ने सुओ मोटो लिया था, मुझे परसों में गया हूं तो मेरी आंखें खुल गई कि, और मुझे सीडीए के चेयरमैन ने बताया, जो मैं उसका मेहमान था, उसने मुझे विजिट कराया। जो F9 में जो बहुत बड़ा पार्क है उसमें एक क्लब बनाया गया था, उसको कहते हैं गंधारा सिविलियन क्लब। गंधारा इसलिए नाम दिया गया था कि उसको उसने डिजाइन किया जिसने अलहमरा डिजाइन किया है, नैयर अली दादा, वो भी मेरे साथ मौजूद थे। तो एक चीफ जस्टिस ने लिख दिया सुओ मोटो में कि इसको बंद किया जाए क्योंकि ये पब्लिक पार्क में है। उसने सहारा लिया पब्लिक का, हालांकि वो जिस मकसद के लिए बना था वो उससे ज्यादा जरूरी था। वो क्लब भी आम आदमी के लिए बन रहा था और उसमें ऑडिटोरियम था जिसमें म्यूजिक होना था, सारा बंद कर दिया। खैर इन्होंने खोल दिया। तो वो एक, तो मारियो पुजो को तो नहीं पता था कि जिन जस्टिसेस का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन जजों का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप देखें उसकी गॉडफादर 2 और गॉडफादर 3 में देखें कि उसने किस किस तबके को कहां पकड़ा है और किस तरह एक्सपोज किया है। तो राइटर को नहीं पता होता। तो आपके सवाल का जवाब है, राइटर ही है असल। आज मेरे लिए मारियो पुजो ही अहम है, जिसने वो सारी जदलियात, डायलेक्टिक्स एक्सपोज कर दी थी और उसे नहीं पता था कि ये कहां कहां अप्लाई हो जाएगा। श्रीलंका में भी अप्लाई हो जाएगा और हर जगह अप्लाई हो जाएगा। क्यों? कि ये क्लास है, वो इमर्ज कैसे करे। सर दो तीन सवाल ना मिले हुए हैं आपस में, लेकिन वो जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि आप अगर ड्रामा ना लिखते तो जिस अंदाज से आपने बतौर लिखारी अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट किया, इस जगह के लोगों के साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमे और जिंदगी को एक मुख्तलिफ तरीके से जी सके, एक आम आदमी की तरह नहीं जिया, क्या ये मुमकिन होता? यही सवाल का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मैं साथ ही जोड़ देता हूँ कि जब आपने आखिरी गालबन प्ले 2016-17 में जान निसार, उसके बाद आपने ड्रामा नहीं लिखा और हमें महसूस हुआ यकायक 2016-17 के बाद से 8 किताबें आपकी शाया हुई, जिसमें 3 नॉवल थे, एक मज़ामीन की किताब, एक खाकों की किताब, एक कहानियों की किताब। तो बहुत ऑब्वियसली ये नज़र आता है कि जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो वापस आपके अंदर से एक फिक्शन लिखने वाला वापस बेदार हुआ। ये दूसरा पार्ट है इस सवाल का। तीसरा पार्ट ये है कि वो 30-35 साल जो आपने ड्रामे को दिए, क्या उस वक्त कहानी, नॉवल, नज़में या आपके अंदर घूम फिर रही थी, तो इनको कैसे आपने रोक के रखा? ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैं अगर ड्रामा निगार ना होता तो शायद मैं कुछ भी ना होता, इसलिए कि सारे रास्ते वहीं से खुले हैं। और जो सारी, आपने उसका जवाब भी दिया
कि सारी ऑब्जर्वेशन मेरी उसी से रिलेटेड है कि उस ड्रामे ने मेरे पे उफक खोल दी, मेरे पे बहुत सारी राहें खोल दी। और चूंकि मैं समझता हूं कि ये भी एक स्टोरी, इसको बंद कर दो, बंद, कि स्टोरी का मीडियम है, ड्रामा भी स्टोरी का मीडियम है, नॉवल भी स्टोरी का मीडियम है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो किसी न किसी शक्ल में कहानी मौजूद है। तो ड्रामे ने मुझे एक्सपोजर दिया, पहली बात, रिकग्निशन दी, दूसरी बात, और तीसरी बात यह कि मेरा तारुफ हुआ। तो जो इन्होंने बात की कि फिरता है फलक बरसों खाके हैं, मैं वो ना लिख सकता। अगर मैं पॉपुलर ड्रामा निगार ना होता तो मेरा तो किसी से रिलेशनशिप ही नहीं होना था। तो जिन लोगों के साथ मैं बैठा हूं तो ड्रीम है, फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी, इंतजार, तो ड्रीम है, अब्दुल्ला हुसैन, मैं कोई भी नहीं बैठ सकता उनके साथ। तो मुझे वो जमाना मिला जिसमें मैं उन सब के साथ एक तहजीबी राब्ते में मौजूद था, तो वही मैं उनके साथ बैठता था, देखता था, और जो फिर लिखा गया। सो पहली बात यह कि ड्रामा ही मेरी जरूरत या पहचान बना, क्योंकि उसने रास्ते खोले। तो मैं दुनिया में घूमा, इन्होंने सही कहा, ड्रामे की वजह से घूमा, और फिर वहां जाके मैंने ड्रामे किए भी, जर्मनी में किया, लंदन में 3 प्ले किए, फिर मैंने ताशकंद में किया एक सीरियल, तो फिर मैंने मालदीव में किया। तो अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, वो हम करते गए, और ड्रामा प्राइवेटाइज हो गया। मैं पहला बंदा हूं जो पीटीवी का ड्रामा निगार है जिसने पहला प्राइवेट सीरियल किया, चांद ग्रहण। उससे पहले प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। अब दूसरा सवाल ये है कि मैंने नावल क्यों ना लिखा। मैं 1980 से 2005 तक शदीद बिजी, यानी एक प्ले लिख रहा हूं तो दो प्ले लाइन में है, वो लिखे हैं तो 2 और लाइन में है, यानी मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। तो मुझे घर भी बनाना था, मुझे पैसा भी कमाना था, सीधी बात है। तो फिर मेरा ध्यान नहीं गया, ध्यान गया लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं कोई नॉवल लिख सकूं या कोई चीज लिख सकूं, क्योंकि जो कुछ मैं लिख रहा था वो भी तो नॉवल ही था। यानी एक सीरियल जो 15 किस्तों का है, उसमें एक लेंथी स्टोरी है, और वो अगर मैं वो स्टोरी लेके किताब लिख दूं तो वो भी नॉवल है। मगर नॉवलिस्ट को फिर सीखना भी पड़ता है कि उसने नॉवल कैसे लिखना है, तो उसके लिए नॉवल पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए फिर उसको। सो किस्सा ये है कि मेरा सब कुछ जो है वो ड्रामे से ही है, क्योंकि उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, बल्कि एक दिन ये हुआ कि कराची में अभी मैं गया हुआ था, और फेस्टिवल में तो जो हमारी कुलीग थी सुल्ताना सिद्दीकी, जो चैनल हम चला रही हैं, तो बड़ी कामयाबी से चलाया हम चैनल उन्होंने, वो हमारी कुलीग थी पीटीवी में, वो ड्रामे, मैंने भी उनके लिए ड्रामा लिखा था। तो वो हमें खाने पे ले गई, मुझे और नूरुल हुदा शाह को। नूरुल हुदा शाह का सीरियल चलता था कराची से, मेरा चलता था लाहौर से, तो हम दोनों का मुकाबला तकरीबन चलता था। तो हमारी फिर दोस्ती भी रही, तो हम दोनों को बिठा दिया और कैमरा ऑन कर दिया, शरारतन कहा कि अब दोनों आपस में बातें करो और तुम अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक दूसरे से। तो वो जब हमने बातें की तो वो बातें बड़ी दिलचस्प थी। मसलन वो बातें ये थी कि हम शोहरत और पैसे के लिए, और पैसा भी हमें ज्यादा नहीं मिला, शोहरत जरूर मिली, क्यों पीटीवी तो बहुत कम पैसे देता था, उसका तो कोई चेक बड़ा मामूली होता था। तो क्या हमने वक्त जाया किया है, ये नूरुल हुदा का सवाल था, क्या हमने वक्त जाया किया। मैंने कहा जवाब तो यही है कि हमने वक्त जाया किया, कि हाँ, कि वक्त जाया किया। तो अब महसूस होता है, वो कह रही थी, ये उनको कोट कर रहा हूं, कि अब महसूस होता है कि हमारे पास तो बड़ी कहानियां थी, हमारे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी कि हम कोई बड़ा अदब तख्लीक कर सकते। मैंने कहा लेकिन उस वक्त भी टेम्पटेशन में हम आए हुए थे, हमें कोई छोड़ भी नहीं रहा था। तो ऐसा हुआ है। तो अब मैंने कहा कि देखो मैं तो कफारा अदा कर रहा हूं, मैंने तो जो ही वो बंद किया, मुझे जो डिलेड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो मैंने कहा इसको मैंने गलत साबित करना है कि जस्टिस डिलेड है लेकिन डिनाइड नहीं है। तो वो फिर मैंने 3 नॉवल लिखे, जैसे भी हैं, जो भी काम कर रहा हूं वो फिर अब चल रहा है। तो ये बात दुरुस्त है।
अच्छा सर, आपकी तहरीर पढ़ते हुए ये एक महसूस होता है, एक ऐसा एहसास होता है कि जब आप जुमले की जो आपकी कंस्ट्रक्शन होती है वो बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह हम गुफ्तगू करते हैं, तो उससे एक तहरीर में रवानी भी पैदा होती है और वो इसी तरह लगता है कि जैसे वो आप जब लिख रहे हैं तो वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। जिस तरह से एक जहन में कोई चीज़ जहन में आई, वो साथ साथ तहरीर होती गई, लिखते गए, एटलीस्ट जो है वो खाके में, ये मेरी समझ के मुताबिक ये टेक्निक। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो आपकी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, ये लाशऊरी तौर पर आपकी तहरीर में आती है या आप दानिस्ता तौर पर इसको इस्तेमाल ये करते हैं? लाशऊरी तौर पर है। इस जो बात आपने की है, बच्चे सुन लें, स्टोरी टेलिंग का पहला असूल ये है जो इन्होंने बताया है कि जुमला फ्लो में आता जाए, बात आगे बढ़ती जाए। ये स्टोरी टेलिंग की पहली मंजिल है। जो इस मंजिल को पा जाएगा वो स्टोरी टेलर है। और ये मैंने सीखा इशफाक अहमद से। वो बातें भी करते थे तो वो कहानी होती, और पुराने जो किस्सा गो हैं वो इसी तरह होते थे। तो बैठे हैं तो उन्होंने, मौसम आज बहुत अच्छा है, रात को बरखा हुई थी, बरखा के अंदर बिजली चमकी, मैंने देखा एक दरख्त है, दरख्त पे सेब लगा हुआ था। ये बात शुरू हुई। अब ये बात है, लेकिन आप देखें कि ये कनेक्ट कर रही है, ये स्टोरी बन रही है। तो इशफाक अहमद भी ऐसी बातें कि ओ मैं गया सी अपना शोरकोट, उथे एक बाबा सी, हम चौंक गए। बाबा ले आया ना, क्या आया, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, कैरेक्टर आ गया। अब हम चुका जाओ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, तू ते पानी के जखीरे ते बैठे हैं, तू ते मालिक है ਇਹਦਾ। अब आप देखें कि एक छोटी सी जमीन को उसने कितना बड़ा हेरिटेज बना दिया, जो कि है, आप इसका इनकार भी नहीं कर सकते कि जो है। तो उस बाबे ने छोटी सी बात में आपको कहां से ये आपने जो बात की, यही नुस्खा है जो इनको बताना था कि स्टोरी टेलिंग शुरू ही ऐसे होती है। उसके लिए कोई बाज़ाब्ता ये नहीं है, वो नहीं है ना, कहीं से शुरू कर दो कि एक वक्त था, मैं गया, मैंने देखा, बात शुरू। ये जो ढंग है ये हर बड़े राइटर के पास है, और उसमें से एक राइटर ने सारी कहानी इसी तरह लिखी है, उसका नाम सादत हसन मंटो है। उसके पास कहानी नहीं होती थी, वो 15 रुपए में कहानी बेचनी है, कहानी है ही नहीं, तो अब वो कैसे लिखे? अब उसने लिखा कि मेरे तजर्बे क्या है, ये लिखा हुआ है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। कहता है कि सफेद कागज होना चाहिए, या मैं आपको भी कहता हूं, सफेद कागज होना चाहिए और एक कलम होना चाहिए, बस। यू आर एम्प्टी माइंडेड, नो प्रॉब्लम। ये दो चीजें जरूरी हैं। और मैंने क्लास को भी कई दफा पढ़ाया है कि स्क्रिप्ट राइटर की क्लास थी जो फिल्म बनी है, तो वो डस्टबिन लेके आता है, कहता लुक बॉयज, व्हाट इज दिस? दिस इज डस्टबिन। ओके, दिस इज डस्टबिन। इट इज थर्स्टी फॉर पेपर्स। नाउ कम्स रीराइटिंग कांसेप्ट, कि आप लिखते जाओ, फेंकते जाओ, लिखते जाओ, फेंकते जाओ, तब सीखोगे। तो मिंटो कहता है कि सफेद कागज मुझे चैलेंज करता है कि इसे पूर्ण करो। मैं ऊपर 786 लिखता हूं, और जो पहला लफ्ज दिमाग में आता है वो लिख देता हूं, वो मेरी कहानी को लेके आगे बढ़ता है। अब ये वो तो बड़ा आदमी था, हम तो खैर ऐसे नहीं है। तो उसने इस तरह कहानियां लिखी। बहरहाल किस्सा इनके सवाल के बीच में गुम हो गया है। तो वो यही है कि कहानी कहने का पुराना तरीका ये है कि जो बुजुर्ग होते थे ना, अच्छा कुरान मजीद जो है, चले कुरान से शुरू होते हैं, फिर मलफूजात पे आप आ जाएं, फिर आप अंबिया पे आ जाएं, फिर आप साहबा पे आ जाएं, सबका तरीका यही था। कुरान भी आपको इसी तरह सिखाता है, और तुम जानो देखो वो क्या है, मैंने क्या किया है, तो ये कहानी शुरू हो गई। कुरान पाक सारे किस्सों में, किस्सुल कुरान। अच्छा, इसी तरीके से जो परीच करते थे हमारे बुजुर्ग, वो भी इसी तरह करते थे कि मैं एक जगह गया, खाली सुनसान जगह थी, वहां दूर से देखा एक आदमी, तो कहानी शुरू। तो ये सब वही तरीका है।